आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जो भी किताब वो पढ़ते हैं उनमें ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं। और इतना ही नहीं, जिन टीचर्स के पास उन्होंने कोचिंग लिया हुआ होता है उनमें से भी अधिकांश बहुत सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट उन्हें थमा देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आज मैं आपको गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे कि आप सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में पूछे गए मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को आसानी से कर सकेंगे, वो भी मात्र 3-4 फॉर्मूले याद रख के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति सामान्य गति से किस प्रकार भिन्न है। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई हर एक वस्तु पर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे कि गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे जी से सूचित किया जाता है। पृथ्वी के सतह के निकट इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप न्यूमेरिकल से सॉल्व करते वक्त 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही इसका मान लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि स्वतंत्र रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात मतलब जहां कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं। लेकिन हम सामान्यतः न्यूमेरिकल से सॉल्व करते वक्त हवा में भी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति को स्वतंत्र रूप से गिरना समझते हैं या मुक्त रूप से गिरना समझते हैं। हमने गति के समीकरण में पढ़ा था कि त्वरण को हम लोग ए लिखते थे, लेकिन यहाँ वही त्वरण हो जाता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी, और जिसका मान की हमेशा फिक्स होता है। उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं कोई भी चीज ऊपर गई और नीचे आई, इसके विस्थापन के ऊपर और नीचे होने की वजह से इसे h भी ले सकते हैं। तो अगर हम इन दो चीजों को सिर्फ गति के समीकरण में जोड़ दें तो गति के समीकरण में कुछ बदलाव हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहले हम यह देख लेते हैं कि गति के समीकरण में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम पहले गति के समीकरण को देखते हैं। तो यहाँ भी अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। दूसरे समीकरण को देखते हैं तो यहाँ s विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण और t समय ही है। और सेम वही सारी चीजें तीसरे समीकरण में भी है। चौथे समीकरण में सिर्फ एक नया टर्म ये आता है sn, जो कि है nवें सेकेंड में विस्थापन। अगर इसमें हम a के जगह पर g लिख दें और s के जगह पर h कर दें तो यह समीकरण कुछ इस प्रकार बदल जाता है। पहला समीकरण हमारा हो जाएगा, a के जगह पर हमने g लगा दिया तो v बराबर u प्लस जी टी। ठीक उसी प्रकार अगर आपका इरादा है तो आप s भी लिख सकते हैं, और अगर आपको लगे h लिखना है तो आप h भी लिख सकते हैं। तो s के जगह पर हमने यहाँ h कर दिया और a के जगह पर g कर दिया, तो हमारा दूसरा गति का समीकरण हो गया h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आगे देखते हैं तो तीसरे समीकरण में भी हम सिर्फ a के जगह पर यहाँ g कर देंगे और s के जगह पर h कर देंगे, तो हमारा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। और चौथे समीकरण में sn आप लिखें या hn लिखें, आपकी मर्जी है, और a के जगह पर g कर दें तो चौथा समीकरण हमारा हो जाता है sn बराबर u प्लस g/2 इंटू 2n-1। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पहले के समीकरण जो हमारे थे इसमें a के जगह पर हमने g लिख दिया और s के जगह पर s यानी विस्थापन के लिए हमने s के जगह पर h का इस्तेमाल कर लिया। आगे चलते हैं और गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें या इसे स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरने दें। मतलब आप जमीन से इसे ऊपर फेंकें या किसी ऊंचाई से इसे नीचे गिरने दें, दोनों ही स्थिति में वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर ही त्वरित होता है। अतः दोनों ही स्थितियों में त्वरण की दिशा समान होती है। मतलब अगर ये पृथ्वी है तो दोनों ही स्थिति में त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही रहेगी। दिशा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है त्वरण के लिए। इसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखें तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड बटन पर भी मिल जाएगा। अब अगर ये दिशा एक ही है तो हम ये देखते हैं कि दिशा होगी कैसी। तो g का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, मतलब g का मान जो भी हो वो हमेशा निगेटिव में हम लिखेंगे, जो भी यहाँ हो, और इसका मात्रक त्वरण की तरह ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब ये g का मान ऋणात्मक कैसे होगा, हम क्यों कहेंगे कि g का मान ऋणात्मक होगा,
इस चीज पर जरा ध्यान रख लेते हैं। सिर्फ त्वरण ही नहीं, विस्थापन हो या फिर कोई भी सदिश राशि हो, उसके लिए हम एक ही चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी जिक्र किया था। अगर मान लिया जाए गति यहाँ से शुरू होती है, गति के लिए हम यहाँ देख रहे हैं गति यहाँ से शुरू होती है, और हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन अगर एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में या वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में हो तो विस्थापन को हम पॉजिटिव लेंगे, और वहीं अगर एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में या वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में हो तो निगेटिव लेंगे। ठीक इसी प्रकार त्वरण भी होगा। अगर त्वरण की दिशा वाई अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर हो या एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में हो तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे यानी धनात्मक लेंगे, और अगर एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा या वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर हो तो इसे निगेटिव लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम और भी सभी जितनी भी सदिश राशियां उनके लिए दिशा निकाल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसका हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, और उस वक्त आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि t का मान हमेशा धनात्मक होता है। t यानी समय एक अदिश राशि है, और अदिश राशि के लिए प्लस और माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का जिक्र भी हमने सदिश और अदिश वाले वीडियो लेक्चर में किया था। अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। आगे देखें तो जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तब अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग शून्य होता है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है जब त्वरण धनात्मक होता है और क्या होता है जब त्वरण ऋणात्मक होता है। तो हमारा पहला गति का समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ अगर u मान लिया जाए 10 है और a मान लिया जाए हमारा 2 है, और अगर ये धनात्मक होता है तो पहले सेकंड पर वेग हमारा क्या हो जाएगा 10 जोड़ 2 यानी 12। वहीं दूसरे सेकंड पर क्या हो जाएगा 10 जोड़ 4 यानी कि 14। लेकिन अगर यही त्वरण हमारा ऋणात्मक होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं हम। u प्लस ए टी, अगर यहाँ u का मान हम 2 के बजाय -2 लें तो ये हो जाएगा -2t। तो ये हो जाएगा पहले सेकंड में 10 - 2 यानी कि 8, और 10 - 2 गुना 2 दूसरे सेकंड में यानी कि 10 - 4 6। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही त्वरण ऋणात्मक होता है तो वस्तु का वेग घटने लगता है और धनात्मक होता है तो बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। मान लिया जाए हमने पृथ्वी के सतह से वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका, और चूंकि त्वरण की दिशा नीचे की तरफ है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि वस्तु का वेग घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। आखिर कब तक घटेगा, एक वक्त आएगा जब उसका वेग बिल्कुल 0 हो जाएगा, उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये अधिकतम ऊंचाई है जहां की वस्तु का वेग शून्य होता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर मान लिया जाए ये पृथ्वी का सतह है और हम किसी ऊंचाई पर खड़े होकर यहाँ से किसी चीज को गिराते हैं तो इसका प्रारंभिक वेग, चूंकि हमने कोई वेग इसमें अगर नहीं दिया है, स्वतंत्र रूप से सिर्फ यहाँ से छोड़ दिया है, तो इसका प्रारंभिक वेग यानी कि u होता है 0। इस बात को आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी पिंड को जिस वेग से ऊपर फेंका जाता है उस बिंदु पर वापस आने पर पिंड के वेग का परिमाण वही होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हम सिर्फ परिमाण कह रहे हैं, वेग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि परिमाण सिर्फ वही होगा, दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। जैसा कि अगर हम देख लें कि मान लिया जाए इस ऊंचाई से हमने किसी चीज को ऊपर फेंका, तो यहाँ मान लिया जाए कि हम 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो यह एक ऊंचाई पर जाएगी, यहाँ इसका वेग शून्य हो जाएगा और उसके बाद यह नीचे आने लगेगी। तो जब इस लेवल में आ जाएगी गेंद तो इसके वेग का परिमाण 5 मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। बस अंतर इतना होगा कि इस वक्त इसकी दिशा ऊपर की तरफ थी और इस वक्त इसकी दिशा नीचे की तरफ थी। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजों को आप भली भांति समझ गए होंगे। बाकी अगर कुछ चीजें रह जाती हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती हैं तो इसे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते वक्त बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की तरफ फेंका गया। यह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा और इसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले यह लिख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ ये लिखकर कि दिया हुआ क्या है, तो एग्जाम में आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं लिखना है कि दिया हुआ क्या है। इसका प्रैक्टिस करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि ये चीजें खुद ब खुद देखकर आप समझ पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो u हमारा हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ u है हमारा प्रारंभिक वेग। चूंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ किसी भी सदिश राशि की दिशा धनात्मक होती है तो ये धनात्मक ही हो जाएगा।
उसके बाद यह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा और इसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो g बराबर हम ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और चूंकि g की दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमें निकालना क्या क्या है, h निकालना है, मतलब कि मैक्सिमम ये किस ऊंचाई तक जाएगा और इसे उस ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि t क्या है ये हमें निकालना है। तो हम इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा है v बराबर u प्लस gt लगाते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई पर हम जानते हैं कि v बराबर हो जाता है 0, तो हम यहाँ इसे लिखेंगे 0। u हमारा दिया हुआ है 40, g दिया हुआ है हमारा -10 और t हमें निकालना ही है। तो अगर इस 10t को हम इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा और इस तरह से t बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 40/10 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड। आगे हमें निकालना है कि ये कितनी ऊंचाई तक गया है। हमारे पास गति के जितने समीकरण है हमें बस ये देखना है कि उनमें से कौन सा समीकरण यहाँ पर सबसे बेहतर होगा जिससे कि हम आसानी से निकाल सकेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है u है दिया हुआ, g है दिया हुआ और t भी है मेरे पास दिया हुआ और हमें h निकालना है। तो अगर हम लिखें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ v हमारा 0 है तो ये 0 हो जाएगा। u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 गुना 40 जोड़ 2 गुना g के जगह पर हो जाएगा -10 और h हमें निकालना ही है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 1600 और ये हो जाएगा यहाँ पे -10 गुना +10 तो ये हो जाएगा -20h। अब अगर हम इसे इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 20h बराबर 1600, h बराबर हो जाएगा 1600/20 और ये 80 बार में कट जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर होगा 80 मीटर। 80 मीटर हमारा धनात्मक है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे विस्थापन ये h चूंकि एक तरह का विस्थापन है तो इस विस्थापन की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी वस्तु ने यहाँ से चलना शुरू किया और ऊपर गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अब दूसरे न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ, जो कि है एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की तरफ फेंका गया। पहले हम ये देख लेते हैं दिया हुआ यहाँ क्या क्या है। ऊपर की तरफ फेंका गया है तो प्रारंभिक वेग यानी u बराबर हो जाएगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। t बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 सेकंड। सीधे ऊपर की तरफ फेंका गया, 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन की गणना करनी है हमें। और g बराबर यहाँ भी दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि विस्थापन क्या होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे सुटेबल फॉर्मूला हमारे लिए कौन सा होता है। तो हम जानते हैं कि h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब h हमें निकालना ही है, u है 20, t है 3 जोड़ 1/2 और g का मान हो जाएगा -10 और t का मान 3 गुना 3। ये यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना 3 60 और इधर हो जाएगा 3 तिया 9 पचे 45 और चूंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो विस्थापन होगा वह हो जाएगा 15 मीटर। आगे चलते हैं हम अब तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ है एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। मतलब कि ये एक सड़क है जिस पर कि एक ट्रक चल रहा है और ये सड़क जमीन के सतह से कुछ ऊंचाई पर है और कहा यह गया है कि यहाँ से फिसल कर ट्रक जो है कि गिर जाता है। तो हमें निकालना है कि किनारा, ये किनारा जिस पर ट्रक चल रहा है जमीन से कितना ऊंचा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास। चूंकि फिसल कर गिरता है तो यहाँ प्रारंभिक वेग हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर से किसी तरह का कोई वेग नहीं लगाया गया है, स्वतंत्र रूप से गिरा है ट्रक, तो यह हो जाएगा 0। t हमारे पास दिया हुआ है 0.8 सेकेंड। g हमारे पास दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h हमें निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे सुटेबल फॉर्मूला कौन सा होगा। तो हम लगाएं अगर h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चूंकि u 0 है तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, 1/2 और g के जगह g हो जाएगा हमारा -10, t है हमारा 0.8 गुना 0.8 और इतना हो जाएगा विस्थापन हमारा मीटर में। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 से ये कट जाएगा 0.4 बार में और अगर इसे हम गुना करें तो ये हो जाएगा -10 गुना 8 गुना 4
तो ये हो जाएगा 0.32, और अगर इस दोनों को हम गुना करें तो ये हो जाएगा -3.2 मीटर। आंसर यहाँ पे अगर आपको परिमाण पूछा जाए और ऑप्शन में सिर्फ 3.2 ही है तो आपको 3.2 ही लगाना है। माइनस सिर्फ यहाँ ये बता रहा है कि वस्तु का जो विस्थापन है वो ऊपर से शुरू हुआ है और नीचे की तरफ वस्तु गई है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रॉब्लम को आप भली भांति समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अब चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस सवाल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। सबसे पहले तो हम यह देख लें कि स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है, कोई वेग नहीं है, प्रारंभिक वेग नहीं है, तो u बराबर हमारा हो जाएगा 0 और h बराबर हो जाएगा हमारा 80 मीटर। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि विस्थापन h एक विस्थापन है और जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इसीलिए h हमारा हो जाएगा -80 मीटर। g हमारे पास दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें निकालना है चौथे सेकंड में गेंद का विस्थापन, यानी कि h4 निकालना है हमें। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि Sn बराबर या Hn बराबर होता है u प्लस g/2 2n-1। u हमारा है 0, g है -10 और n का मान हमारे पास है 4 -1। हम यहाँ h4 निकाल रहे हैं, तो h4 बराबर हो जाएगा 0। ये 5 बार में यहाँ कट जाएगा तो बचेगा -5 और अंदर हो जाएगा 4 दूनी 8 -1 यानी कि 8 -1। यहाँ हो जाएगा आपका 8 -1 7 गुना -5, तो ये हो जाएगा हमारा 35 जो कि होगा h4। यानी कि चौथे सेकंड में गेंद का विस्थापन 35 मीटर है, और माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि विस्थापन जो चौथा सेकंड में हुआ है वो ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि टावर के शीर्ष से शून्य वेग से के साथ एक पत्थर को छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। तो बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। सबसे पहले हम एक सस्ता सा अफोर्डेबल टावर ले आते हैं। टावर के ऊंचाई से मान लेते हैं कि इस ऊंचाई से एक गेंद को नीचे की तरफ गिराया जाता है शून्य वेग से। तो शून्य वेग से अगर गिराया जाता है तो u हमारा हो जाएगा 0, और चूंकि ये 4 सेकंड में जमीन पर यहां पहुंच जा रहा है तो हम कहेंगे कि t बराबर हमारे पास है दिया हुआ 4 सेकंड, g हमारे पास दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें ये हाइट h निकालना है। यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है, जमीन से टावर की ऊंचाई कितनी है। तो हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला h बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो यह हो जाएगा u हमारा 0 है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ होगा हाफ गुना g के जगह पर हम लिखेंगे -10 और t हमारा हो जाएगा 4 गुना 4 क्योंकि t² है। तो 2 से इसको काटें अगर हम तो 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना -10, तो यह हो जाएगा -80 मीटर। यानी कि जो इस टावर की ऊंचाई है वो है 80 मीटर, और माइनस ये सिर्फ दिखा रहा है कि गेंद का जो विस्थापन हुआ है वह ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। आगे चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है 80 मीटर ऊंचे टावर पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिराता है, यह किस वेग से और कितने समय बाद जमीन पर पहुंचेगा। तो फिर से हम वही टावर खींच के लाते हैं और देखते हैं कि इस बार ये दिया हुआ है कि हमारे पास इसकी ऊंचाई 80 मीटर है, यानी कि h बराबर हमारे पास दिया हुआ है 80 मीटर, और चूंकि गेंद ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम लिखेंगे h बराबर -80 मीटर, यानी कि जो विस्थापन हमारे गेंद का होगा वो 80 मीटर होगा और ऊपर से नीचे की तरफ होगा, इसीलिए माइनस होगा। इसके बाद अगर ऊपर से गिराते वक्त कोई वेग नहीं है हमारे पास तो u हमारा हो जाएगा 0, g हमारा हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि दिया हुआ है, और हमें निकालना है जो अंतिम वेग होगा जिससे यह पृथ्वी पर पहुंचेगा, और t जो समय लगेगा इसे पृथ्वी पर पहुंचने में। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लगाएं v² बराबर u² प्लस 2gh, चूंकि u 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 गुना -10 गुना -80, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 गुना और माइनस माइनस प्लस 8 पर डबल 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1600। तो v हमारा हो जाएगा √1600, यहाँ प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 40 गुना 40 यानी कि 40, और चूंकि वेग की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है तो हम यहाँ लिखेंगे -40 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखना यह है
कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कितना होगा और ऑप्शन में सिर्फ 40 है तो आप 40 टिक करके आएंगे। यहाँ माइनस और प्लस जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए है और गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के न्यूमेरिकल्स को बनाने में काफी सहूलियत हो जाती है जब हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें निकालना है कि यह कितने समय बाद पहुंचेगा। तो समय निकालने के लिए अगर हम यहाँ लगा दें v बराबर, चूंकि अब हमारे पास v भी है, u प्लस gt, तो यहाँ हो जाएगा चूंकि v है हमारा -40, u है हमारा 0 और g है हमारा -10, t हमें निकालना ही है। तो यहाँ हो जाएगा ये -40 बराबर, यहाँ हो जाएगा ये -10t, तो ये 10 से 4 बार में कट जाएगा सीधे सीधे, तो t बराबर हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगला सवाल है हमारे पास, 60 मीटर ऊंचे टावर पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर को, इस बार हमारे पास दिया हुआ है कि यह टावर 60 मीटर का है। एक लड़का है जो कि यहाँ से एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकता है, तो ये इसका वेग घटते घटते एक समय पर 0 हो जाएगा और फिर वहां से नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो यह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी, हमें समय निकालना है। हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है यह देख लेते हैं पहले। h बराबर, चूंकि पत्थर को जो फाइनल विस्थापन है वो नीचे की तरफ 60 मीटर करके जमीन तक आना है, तो हमारा विस्थापन हो जाएगा, जो भी हो ऊपर की तरफ गति हो चाहे जो भी हो, लेकिन विस्थापन हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई हो जाएगी जो कि है हमारा 60 मीटर, और चूंकि इसका दिशा नीचे की तरफ होगा तो लिखेंगे हम -60। u बराबर होगा 5 मीटर प्रति सेकंड, यह प्लस ही होगा क्योंकि दिशा इसकी ऊपर की तरफ है, और g हमारे पास दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें निकालना है t बराबर क्या होगा। अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। h हमारे पास दिया हुआ है -60 बराबर u हमारे पास है 5 और t हमें निकालना ही है, तो t को हम लिख देते हैं ऐसे ही। फिर हो जाएगा यहाँ 1/2 गुना -10 t स्क्वायर, ये यहाँ से 5 बार में कट जाएगा और हमें मिलेगा -60 बराबर 5t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ का ये -5 और t स्क्वायर -5t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -60 बराबर 5 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा t माइनस टी स्क्वायर। इस 5 से यह 60 12 बार में सीधे सीधे कट जाएगा और हमारा समीकरण हो जाएगा कुछ इस तरह से, -12 बराबर t माइनस टी स्क्वायर। अब अगर इस दोनों को हम समीकरण के इस तरफ लेकर आए तो हमें मिलेगा t स्क्वायर बराबर, यहाँ से ये माइनस में था t तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये तो पहले से ही माइनस में है, ये बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण हमें मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको द्विघात समीकरण क्लियर होगा जो कि आपने मैथ में पढ़ा होगा। अगर आप द्विघात समीकरण के बारे में नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण में कुछ विशेष नहीं है। आपको इस बीच वाले टर्म को सिर्फ इस तरह से लिखना होता है कि इसका गुणनफल इसके और इसके गुणनफल के बराबर हो जाए। देखते हैं किस प्रकार लिखते हैं हम। टी स्क्वायर माइनस, अगर इसको लिखें हम 4t प्लस 3t, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ घटाव करके देखें तो ये -t ही होता है, और इस दोनों को अगर गुना करें तो हो जाएगा 4 तिया 12 टी स्क्वायर यानी -12t स्क्वायर, जो कि हमें इस दोनों के गुणनफल से भी मिल रहा है -12। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं भी आता है तो आप सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखें, आप इस सवाल को भली भांति समझ जाएंगे और आगे सॉल्व भी कर सकेंगे। अब हम अगर इस दोनों से t कॉमन ले लें तो हमारे पास होता है t माइनस 4। इस दोनों से अगर हम +3 कॉमन ले लें तो भी हमारे पास होगा t माइनस 4 बराबर 0। अब अगर इस दोनों से हम t माइनस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है t प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आता है t बराबर या तो 4 होगा या फिर t बराबर -3 होगा। चूंकि t समय है और समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा यह आंसर सही होगा, यानी कि t बराबर हमारा आंसर होगा 4 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत काम का होगा। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें कि इनसे फायदा हो सकता है, और मेरा भरोसा है कि आप अगर इस वीडियो लेक्चर को भली भांति समझ गए होंगे तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए सिर्फ रेलवे ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप उसे भली भांति सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।